हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एजुकेशन एट द रेट सीटेट क्लासेस में। और आप सभी को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लगातार आपके सामने मैं वीडियो लेकर के आता हूं। और इन सभी वीडियो को यदि आप बेहतर ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सीटेट को पार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जितने भी विगत वर्षों में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, उन सभी को मैं एक-एक कर विस्तृत व्याख्याओं के साथ हल करा रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और सेशन का मजे लेते रहेंगे। बिना समय को बिताए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो यह सेशन है, ये सीटेट सीटेट पेपर 1 जो लिया गया था 9 दिसंबर 2018 को, ये जो पेपर हुआ था उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक आप लोगों के सामने मोटिवेशन कोटेशन जो है उसे आप समझेंगे। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि अगर आपके अंदर में जीतने का जोश है, जुनून है, तो आपको दुनिया वाला कभी हरा नहीं सकती है। बस आपके अंदर में वो जज्बा होनी चाहिए हमें जीतने की। और जिसके अंदर में ये जीतने की जज्बा है उसे कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। बस आप अपने हौसलों को बुलंद रखें और एक उद्देश्य को बनाकर आप उस चीज के प्रति टूट पड़े। तो चलिए सेशन का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए आ गया पहला नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक समवेग है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाली क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसका जरूर सही उत्तर देंगे। संवेग को पहचानना है। इसमें कौन सा संवेग है? ध्यान संवेग है, उत्तेजना संवेग है, या स्मृति संवेग है, या फिर डर संवेग है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान नाम का कोई संवेग नहीं होता है, स्मृति नाम का कोई संवेग नहीं होता है। संवेग का इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है दोस्तों। संवेग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है। और इमोशन कहाँ से आया है, किस शब्द का बना हुआ है? तो लैटिन शब्द का यह इमोशन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? इमोशन का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना। क्या करना होता है? उत्तेजित करना होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि उत्तेजना नाम का यहाँ दिख रहा है और एक डर है। उत्तेजना से केवल हम देखते हैं कि संवेग का संबंध केवल मात्र उत्तेजना तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके अंदर शारीरिक गतिविधियों का भी संयोजन होता है। संवेग उत्तेजना प्लस शारीरिक संवेग, शारीरिक परिवर्तन को भी हम इंक्लूड करेंगे, तब जाकर संवेग होगा। अर्थात यदि आपके शरीर में जब कभी भी डर होता है तो आपको इस डर की वजह से शरीर में केवल एक अलग प्रकार की उत्तेजना ही उत्पन्न नहीं होता है केवल बचने की, अपितु आपके शरीर के विभिन्न अंग इस डर के कारण
क्रिया क्रिया करना प्रारंभ कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट जवाब उत्तेजना होते होते हुए भी यह नहीं होगा, क्योंकि केवल इसमें एक पक्ष शामिल है, जबकि डर में दोनों पक्ष शामिल है। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो सेशन का अगला नंबर प्रश्न लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, और आप लोग पहले आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, और यदि आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके अंदर में गलती होगा तो क्यों गलती हुआ इसके लेकर खुद ही आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। अगर सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसीलिए गलती या सही आप सभी को जवाब देना है। और एक कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक आप सही उत्तर तक पहुंचने का कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 3 साल का बच्चा है और वह बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पन्न होता है। एक 3 साल का बच्चा आपको कहता है कि भैया उस दूध बूथ पर ना एक मशीन के द्वारा दूध उत्पन्न होता है। ऐसा 3 साल का बच्चा बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ये बच्चे में जो समझ आया वो कौन सा समझ है, क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है, बच्चे का कौन सा भाग प्रदर्शन कर रहा है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। 3 साल का बच्चा कह रहा है दूध बूथ से दूध उत्पादन होता है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, ऐसा कहा जा सकता है उसकी समझ को। या बच्चे का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। या फिर बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। या फिर बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। देखिए दोस्तों, वो बच्चे दूध बूथ पर जाता है और वहां से दूध को खरीदता हुआ देखता है, किसी को लेते हुआ देखता है। तो उसके अंदर में उस बालक को अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो गायों के बारे में जानता है। उसके परिवार के वातावरण से उसे कोई मतलब नहीं है, उसका ज्ञान सीमित नहीं है, अपितु केवल व केवल बालक यह देखता है कि दूध बूथ पर कोई व्यक्ति जाते हैं, उसके चाचा पापा, और वहां से वो दूध लेकर आता है। वह केवल इतना देखता है। इस आधार पे उसका अनुभव कहता है कि भाई ये दूध का उत्पादन दूध बूथ पे ही होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेशन का लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चे को अधिगम में क्या करना है, आपको सुधार लाना है। उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। कक्षा में सभी प्रकार का शिक्षण सामग्री होना चाहिए। भाई सबसे उपयुक्त कह रहा है, मतलब है तो ये भी सही, लेकिन सबसे बढ़िया जो होगा 4 ऑप्शन में से उसी को टिक करना है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित की जानी चाहिए। सीखने के लिए, बेहतर सीखने के लिए शिक्षक को विभिन्न उदाहरण एवं चित्र का उपयोग करना चाहिए। भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो दोस्तों, आप एक बात याद कर लीजिए कि जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो प्रोफेसर यशपाल की समिति की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो उसमें कहा गया था कि बच्चों को
प्राथमिक स्तर पर जो कुछ भी सिखाया जाए उसके वातावरण के साथ जोड़कर, वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर ही सिखाया जाए, ताकि वो अपने वास्तविक जीवन में सीखे हुए मूल्यों का उपयोग कर सके। अब इस आधार पर राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह सेशन समझ में आ रहा होगा और मजे भी आ रहा होगा। दोस्तों, मजे से पढ़िए और लगातार पढ़िए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तरह से मुकाम को हासिल करेंगे। और मेहनत से भागना नहीं है, मेहनत से लड़ना है। देखते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर अगला। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिकता जो माता पिता के द्वारा जीनों के माध्यम से बच्चों में स्थानांतरित होता है, वह आनुवांशिकता होता है। और अपने आस पड़ोस पास के वातावरण में होने वाली क्रियाओं से पर्यावरण को समझा जाता है। अब इन दोनों की भूमिका क्या है? अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। क्या यह कहना सही होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है। क्या यह कहना सही होगा? इन तीनों में से सही जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार को देने से अगर किसी बच्चा में जन्मजात अगर बीमारी है तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बच्चे जन्म से वह अपंग है, वह जन्म से अंधे हैं, वह जन्म से बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि का लेवल बहुत ही निम्न स्तर का है, तो क्या आप उसे सही कर पाएंगे? बहुत अच्छा देखभाल कर लीजिए, पौष्टिक आहार दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आप उसे नहीं कर सकते हैं चेंज। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पर्यावरण क्या केवल उसके भाषा विकास को प्रभावित करता है? नहीं, पर्यावरण हमें भाषा का तो विकास करता ही करता है, तथा सांस्कृतिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है, शारीरिक रूप को भी प्रभावित करता है, इमोशनली भी प्रभावित करता है। तो यह पर्यावरण का केवल एक पक्ष का यहाँ पे बताना गलत जवाब हो जाएगा। विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? प्याजे ने कुछ सिद्धांत बताए, उसमें उन्होंने विशेष बातों को उन्होंने जिक्र किया है और कह रहा है उनके अनुसार कौन सा कथन नहीं कहा जा सकता है। बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, बिल्कुल राइट जवाब है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करता है और उनका उपयोग करता है, ये भी राइट जवाब है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत के अनुसार बताया है कि बालकों में चिंतन करने एवं खोज करने की जो शक्ति होता है ना,
वह एक निश्चित स्तर प्राप्त करने पर ही आता है। इसे सुनेंगे, एक निश्चित स्तर आने के बाद ही वह सोचने की, खोज करने की उसमें कौशल विकास होता है। अगर कोई बच्चे संवेदी अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, कोई 2 से 7 वर्ष के बालक है, आप उसको कितना भी बार-बार अभ्यास करवा लो, बार-बार अभ्यास करा लो, उसमें अमूर्त चिंतन की शक्तियों का विकास नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वह 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जाता है, एक स्तर पे जाता है, किशोरावस्था में जाता है, तो वह बालक स्वयं अमूर्त चिंतन की समझ विकसित कर लेगा, उसमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकताएं नहीं होगी। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है कि एक निश्चित स्तर आने के बाद ही वह बालक चिंतन कर सकता है, खोज कर सकता है, अधिगम कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आपको एक बात पता हो कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुल कितने अवस्थाओं को उन्होंने वर्णन किया है? तो उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन-कौन सी अवस्थाओं को उन्होंने वर्णन किया है? तो सबसे पहला है संवेदी। कौन सा है? संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था कहां से कहां तक चलता है? 0 से लेके 2 वर्ष तक। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक चलता है? 2 से लेके 7 तक। और संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था कहां से? 7 से लेके 11 वर्ष तक। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां? 11 से लेके 15 तक। इसी को संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, या इसी को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेशन का लेते हैं अगला नंबर प्रश्न और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अभी बताया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक चलता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। अब इसका सीमा नहीं है, कहां तक नहीं है? क्या 2 से 7 वर्ष का बच्चे अहम केंद्रीयता होता है? बिल्कुल होता है। 2 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो मैं बोलता हूं वही सत्य है, और उसमें अहम्यता माना जाता है, उसमें अहम केंद्रिता होता है, वह खुद को श्रेष्ठ मानता है, दूसरा अगर कुछ कह रहा है तो उसे वो गलत मानता है, अपनी बातों को सही रखता है। अनुत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि अगर 2 गुना 2 4 होता है तो वह बालक 4/2 को नहीं बता पाएगा कि 2 होता है, यह अनुत्क्रमणीयता होता है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, 2 से 7 वर्ष बच्चे बहुत ही अनुत्क 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं वह ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति उसमें बिल्कुल होता है। अगर कोई बुजुर्ग या फिर जैसे उसके सामने अगर कोई उनके परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उनके बातों पर ध्यान देते हैं और अनुक्रिया करते हैं और वहां से वह बच्चे सीखते हैं।
और तोते की तरह वो सीख जाते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने में इसकी प्रवृत्तियां होती है। और अनुत्क्रमणीयता हो गया ध्यान केंद्रित करना, और प्रतीकात्मक विचार। उन बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित नहीं हुआ रहता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब अगर सीमा नहीं था, कहां तक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा, भाई प्रगतिशील शिक्षा कौन सा होगा? देखिए, एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? प्रगतिशील शिक्षा किसके द्वारा दिया गया? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस शिक्षा प्रणाली में उन्होंने जॉन डीवी क्या बताया कि भाई प्रगतिशील शिक्षा तब होगा जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। बच्चे को इसमें स्वयं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया है। परियोजना विधि के माध्यम से वह करेंगे तो वह प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता होगा। सहयोग से सीखना, मतलब आपसी सहयोग के आधार पर अगर कोई बालक किसी कक्ष में सीखने की क्रिया हो रहा है तो वह प्रगतिशील शिक्षा है। समस्या समाधान पर बल देना, आलोचनात्मक सोच पर बल देना, एक दूसरे को आलोचना कर रहा है, ये सब भी का सभी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। फिर से सुनिए, यहां लिख दे रहा हूं, करके सीखना, करके सीखना। दूसरा नंबर में परियोजना, परियोजना विधि। तीसरा नंबर में सहयोग, सहयोग, ये सब प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। समस्या समाधान, समस्या समाधान। चौथा आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। ये सभी का सभी प्रगतिशील शिक्षा का क्या है? विशेषता है। और इसमें अगर प्रगतिशील शिक्षा तब नहीं होगा जब कहीं पे बच्चों के अंदर में हम क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे, उसमें रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग करेंगे। तो ये सब प्रगतिशील शिक्षा का ड्रॉबैक्स है, ये नहीं होना चाहिए। तो लेवलिंग इसमें है, पहला नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। रैंकिंग है, गलत हो जाएगा। फिर इसमें रैंकिंग है, स्वतः चौथा नंबर भी गलत हो गया। तो इसमें देखिए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये यहाँ पे बता दिया गया है 5, इसमें मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं, लेते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको मैं विगत वर्षों में जितने भी पूछा गया ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रश्नों को बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ हल करवा रहा हूं। और यह सेशन तब तक लगातार चलते रहेगा जब तक कि खत्म न कर ले पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। यदि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 110 मार्क्स से कम नहीं आने वाला है, बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक सुसंगठित तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से आपको सीखना होगा और बारीकी बारीकी शब्दों को समझना होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फिर से वही है, प्रगतिशील शिक्षा। एक सेकंड दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा कौन सा बताता है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे,
स्कूल में जो शिक्षा है वो समाज को और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करने का काम करे, उसको रास्ता दिखाने का काम करे, या फिर यह जीवन का सच्चा शिक्षक है? बिल्कुल गलत जवाब। स्कूल, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा किसके लिए होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? शिक्षा समस्या समाधान के लिए होनी चाहिए। शिक्षा समाज के अंदर में घटित घटनाओं के आधार पे होना चाहिए। प्रकृति की विशेष ध्यान में रखकर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि मनुष्य के जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को सहजता से एवं सरलता पूर्वक उसे हल करने में सक्षम हो। और सभी पाठ्यक्रम जो निर्धारित होता है वह समाज के अंदर में होने वाली विभिन्न घटनाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है। और समाज के लिए किया जाता है शिक्षा का निर्माण। शिक्षा का पाठ्यक्रम में जो कुछ भी दिया जाता है वो समाज के लिए किया जाता है। उसको हितों के अंदर ध्यान रखकर किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गया लाजवाब क्वेश्चन, जो प्रतिवर्ष जीन पियाजे कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की से कम 5% बनना तय है। तो देखिए क्या कहता है। कोहलबर्ग, आपको जैसे ही नाम आता हो तो जहन में एक शब्द आना चाहिए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कौन सा है? यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। भाई, वो कार्यवाही और नैतिक तर्क के बीच में कोई संबंध स्थापित करने का काम नहीं करता है, ये कहना गलत होगा। उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, ऐसा भी कहना गलत है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। बिल्कुल राइट जवाब है। उन्होंने संज्ञानात्मक परिपक्व एक समय पर आने के बाद संज्ञानात्मक परिपक्व अलग अलग अवस्था में अलग अलग रूप से होता है। नैतिक की भावना उसमें अलग अलग अवस्था में अलग अलग रूप से बढ़ते जाता है, नैतिकता आते जाता है। इन दोनों में एक दूसरे का सहयोग से ही यह क्रिया होता है, यह सहयोग का समर्थन करता है। इसलिए कोहलबर्ग के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था दी वो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो अवस्था दिए, इसमें कुल 3 अवस्थाओं का व्याख्या किया है। कितने अवस्थाओं को इन्होंने व्याख्या किया है? नैतिक विकास के 3 अवस्था का, नैतिक विकास के कुल 3 अवस्थाओं का इन्होंने विकास किया है। कौन कौन सा? देखिए, पूर्व परंपरागत, फिर इसके अंदर में 2 अवस्था, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। इसके भी 2 अवस्था और इसके भी 2 अवस्था। चरण पहला और चरण दूसरा, इसमें भी पहला चरण, इसमें भी दूसरा चरण, इसके अंदर भी पहला, इसके भी अंदर पहला। तो पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कुल कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? कुल कितने अवस्था? तो आप कहेंगे 3 अवस्था में बांटा गया है। पूछा जाएगा पुनः अगला क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उन्होंने कुल कितने चरण का प्रतिपादन किया? तो यदि चरण का नाम आए तो आपका राइट जवाब हो जाएगा
2 यहाँ का, 2 यहाँ का और 2 यहाँ का, कुल 6 चरणों को इन्होंने प्रतिपादन किया है। और वे बताते हैं कि ये नैतिक का जो विकास होता है वह जैसे जैसे बड़े होते जाएगा उसमें नैतिकता का गुण स्वतः विकास होते जाएगा। वह नैतिक के धनवान होते जाएंगे। और किसके सहयोग से? तो संज्ञानात्मक परिपक्वता के सहयोग से उसमें नैतिक विकास की गुण डेवलपमेंट होना प्रारंभ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आपको पता हो कि इसे ZPD कहा जाता है और ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। भाई प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वाइगॉत्स्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वाइगॉत्स्की के द्वारा किया गया। और इन्होंने इस निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो दिया है उसमें इन्होंने क्या ऐसा कहा जो प्रश्न बार बार पूछे जाता है? देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसी भी बालक को कोई भी कार्य कठिन से कठिन एक अपना परास तक ही सीख सकता है। परास का मतलब एक रेंज। अगर कोई 7 साल का बच्चा है तो उसका रेंज यहाँ तक सीखने का है। अगर कोई 7 साल का बच्चा को उसके सीखने की क्षमता यहाँ तक है और वह केवल अपने बिना किसी सहयोग से यहाँ तक तो सीख लेता है, लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सीखने की तो क्षमता है यहाँ तक। अब उस बालक को बाहरी किसी शिक्षक के द्वारा, जानकार व्यक्तियों के द्वारा, अन्य वयस्कों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा और सहयोग प्रदान करने के बाद यह बालक स्वयं उस सहयोग को प्राप्त करके उस सहायता से वह बालक अपने परास, अपने रेंज की क्षमताओं तक वह सीख लेगा। तो इसी क्षेत्र को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, देख लीजिए, सही स्तर पर स्वयं कर सकता है। ये स्वयं शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले नंबर प्रश्न संख्या 11 पे। और इसी के साथ मैंने मारा जादू और 11 गया गोल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अर्थात दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाया, छूट चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे एक्स को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। लिंग भूमिका कहाँ पे निर्माण होता है? लिंग का जो विचार आता है वह कहाँ पे आता है? कहाँ पे लिंग की भावनाओं का विकास होता है? समाजीकरण में तो बिल्कुल होता है भाई। जहाँ पे समाज है वहां पे लिंग, लिंग को निर्धारण किसने किया है? समाज के ही तो व्यक्तियों ने किया है। तो ये लिंग भूमिका में समाजीकरण में आ जाएगा। एक्स को छोड़कर तो भाई जो है सो ये आता है लिंग भूमिका में। मीडिया लिंग को निर्धारण करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, ये सब समाजीकरण का एक भाग है। सांस्कृतिक समाजीकरण का एक भाग है। ये सब कहीं न कहीं तो लिंग भूमिका को ग्रहण करता है।
लेकिन ट्यूशन ट्यूशन में लिंग भूमिका को ग्रहण नहीं करता है। अब ट्यूशन के अंदर में शिक्षक के द्वारा कभी भी पक्षपात, लिंग भूमिका ऐसा करना वर्जित है और वो करते भी नहीं है। लिंग भूमिका का ग्रहण ट्यूशन को छोड़कर बाकी सभी जगह ग्रहण किया जाता है, संस्कृति में हो, मीडिया में हो, सामाजिकरण में हो। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। याद रखना दोस्तों, ये जमाना कैसा है, आपको रोड के समीप एक जमीन का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी अपना एक कीमत होता है। रोड के समीप दुकान, मकान, हर एक चीज का एक वैल्यू होता है, अपना एक कीमत होता है। लेकिन उसी रोड पे अगर कोई मनुष्य होता है, यदि मनुष्य रोड पे रहे तो उस मनुष्य का कोई इज्जत, वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये प्रकृति जो है ना, मौका सभी को देता है। जिन्होंने इस मौका को अवसर बना लिया वह निखर जाता है, और जो इस मौका को बेकार जाने देता है वह उसी रोड पे हमेशा के लिए भटकते रह जाता है। अतः दोस्तों आप सब बिल्कुल धुआंधार लगातार मेहनत करते रहिए। पता नहीं, न संघर्ष न तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजे है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इस सीने में आग को लगे रहने देना है और लगातार अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से यह है, मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक यह है कि स्टैंडर्ड कोई टेस्ट है और उस स्टैंडर्ड टेस्ट का आलोचना कौन सा करता है। आलोचना, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह आलोचना नहीं, ऐसा नहीं, इसमें परीक्षण बड़ी स्तर पर लागू इस स्टैंडर्ड टेस्ट को किया जा सकता है। वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है, बिल्कुल देता है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ये बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह सांस्कृतिक रूप से ग्रसित होता है। अगर देखिए, ये स्टैंडर्ड टेस्ट पहले बनाता कौन है, मानकीकृत परीक्षण होता क्या है, इससे आपको पहले जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, स्टैंडर्ड टेस्ट वह निर्माण करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा। सबसे पहले टेस्ट का जो एक्सपर्ट होता है, टेक्स्ट एक्सपर्ट, इस एक्सपर्ट्स का इसमें भूमिका होता है। दूसरा नंबर शिक्षकों का भूमिका होता है। तीसरा नंबर जो पाठ्यक्रम विशेषज्ञ होते हैं, पाठ्यक्रम जो निर्माण करता होता है, ये तीनों मिलकर एक स्टैंडर्ड टेस्ट का निर्माण करते हैं। और ये सभी के सभी अपने जाति के आधार पे, या हो सकता है हिंदू या हो सकता है मुस्लिम, इन सभी अपने संस्कृति को इस मानकीकृत परीक्षण बनाया गया इन लोगों के द्वारा इस मानकीकृत परीक्षण में कहीं न कहीं यह प्रभावित करता है, सांस्कृतिक का प्रभाव होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मानकीकृत परीक्षण में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अर्थात यह आलोचना का पात्र हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एकाधिक बुद्धिमान
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं कि, अब आप लोग राइट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, अगर आप लोग को भी अगर थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ेंगे सही ढंग से तो बिल्कुल राइट जवाब मिल जाएगा। एकाधिक बुद्धिमान, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सही बात। देखिए क्या करा, एक से अधिक बुद्धिमान का सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि एक न होकर के वो कई प्रकार का हो सकता है। और आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि एकाधिक बुद्धिमान को दूसरा नाम है बहुबुद्धि। और आप लोग मुझे बताएंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिए? बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिए? जल्दी जल्दी छापिए। और उन्होंने, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए, वह बहुबुद्धि को कुल आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 9 भागों में उन्होंने उस बुद्धि को विभाजित किया है। और उस 9 बुद्धि में कौन सा है? एक तो है भाषाई बुद्धि, जिसको भाषाओं पे पकड़ हो। एक होता है स्थानीय बुद्धि, जो इंजीनियर वगैरह सब जो कलाकार वगैरह होते हैं, स्थानीय बुद्धि। संगीत, जो वाद्य यंत्र को संगीतिक बुद्धि, वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं, हारमोनिया, बांसुरी इत्यादि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, अस्तित्ववादी, तार्किक, शारीरिक व्यक्तिगत। और एक होता है प्रकृतिवादी बुद्धि। और लास्ट वन इज दैट व्यक्तिगत आत्म बुद्धि। तो इस आधार पर टोटल 9 बुद्धि होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत आपने बिल्कुल राइट जवाब दिया होगा। और इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया है। किन्होंने दिया है? हावर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों को उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। सीखने के लिए मूल्यांकन के लिए शब्द क्यों आया? आप देखते होंगे कि कई बार आप कोई कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, नामांकन कराने जाते हैं, तो उस नामांकन से पहले आपको लिया जाता है परीक्षा, जिसे आप कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट। और उस परीक्षा में आप यदि पास करते हैं तो फिर उस विद्यालय में, उस जगह पे, उस संस्थान में आपको दाखिला मिलती है। अर्थात उन्होंने यह जांचने का कोशिश किया कि उस क्लास में पढ़ने के लिए वह बालक योग्य है या नहीं। तो शिक्षण कार्य करने के पूर्व अगर कोई मूल्यांकन हो रहा है तो सीखने के लिए मूल्यांकन है। और शिक्षण के बाद शिक्षण मतलब पढ़ाए जाने के बाद कितना सीखा, किस स्तर तक सीखा, उसको जानने के लिए अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो वह होता है सीखने के मूल्यांकन। जैसे कि छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सब सीखने के मूल्यांकन है। अब देखिए इस क्वेश्चन का, अवधि अंतराल में बच्चों को प्रदर्शन और आकलन करने, गलत जवाब। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए, गलत जवाब। बच्चों की प्रगति एवं उपलब्धि स्तर को जानने में उसे मदद करता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम लोग इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह सेशन बहुत ही जानदार और शानदार लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।